हमें समझना पड़ेगा कि हमारी हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, हमारी नैतिक अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कैसे करें। जरूरी नहीं है कि कोई दिहाड़ी किचन चलाए, जरूरी नहीं है कि कोई क्या नाम है बहुत सारे बच्चों को स्कूल पढ़ाए। आप अपने गृह गृह जीवन में रहते हुए, अपने जीवन को संचालित करते हुए अपने आसपास की चीज़ों को सुव्यवस्थित कैसे कर सकते हैं, अपने आप को संयमित कैसे कर सकते हैं, मर्यादित कैसे कर सकते हैं कि हम समाज के लिए कुछ ऐसा कर सकें। नमस्कार। गांव पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में भारत का 111वां स्थान था। भारत में करीब 20 करोड़ से ज़्यादा लोग रात को भूखे पेट सोने पर मजबूर हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन सच हैं। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन एक समाज के तौर पर क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि किसी भूखे को रोटी नहीं दे सकते? इस सवाल का जवाब सिर्फ बातों से नहीं, अपने काम से देने वाले सोमनाथ कश्यप आज हमारे साथ गांव पॉडकास्ट में मेहमान हैं। सोमनाथ जी, गांव पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने इस सफ़र के बारे में बताइए कि कैसे दिहाड़ी किचन, जिसके लिए आप मशहूर हैं, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? ये करीब 8 या 9 वर्ष पूर्व जब मैं ग्रेजुएशन में था, तब कुछ अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ मलिन बस्ती के बच्चों को पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया, जिसमें उन्हें प्राथमिक शिक्षा देकर उनका दाखिला सरकारी विद्यालयों में व आरटीई के अंतर्गत गैर सरकारी संस्थानों में कराना प्रारंभ किया। वहीं से शादी पार्टी जितने होती हैं, वहाँ पे जो खाना बच जाता था, हमारे एक मित्र हैं सतीश गुप्ता जी, उनकी कैटरिंग होती थी, तो वहाँ से वो खाना जब बच जाता तो हमको फ़ोन करते थे, तो हम लोग बांटने आते थे दिहाड़ी मजदूर भाइयों के बीच में, और जितने भी रिक्शा चालक हैं और भी जितने भी लोग हैं एकेडमी वगैरह में, तो वो खाना वितरित करते थे। धीरे 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 ये कारवां चलता गया, और इसका 2018 के करीब इसका नाम हम लोगों ने, जब ये दिहाड़ी मजदूर भाइयों के बीच में बहुत एक प्रासंगिक तौर पर, अरे दिहाड़ी मजदूरों के लिए बिल्कुल हम लोग जब समर्पित हो गए, तब इसका नाम रख दिया हम लोगों ने दिहाड़ी किचन। ये एकाएक नहीं आया, इसकी ये धीरे 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 चीज़ें इसकी बनती गई, और इसमें फिर हम लोगों ने जितने भी खाना कलेक्ट होता था वो तो लाते ही लाते थे। साथ में जब कोविड का एक बड़ा दौर आया, कोविड के दौर में देखा कि पहले वाले वेव में जितने भी हमारे मजदूर भाई लोग हैं वो बिल्कुल पलायन कर रहे थे, राहगीर थे जितने भी थे, तो उन लोगों को हम लोगों ने भोजन देना प्रारंभ किया। उन लोगों को पके हुए भोजन, और जितने भी घर परिवार में लोग रहते उन्हें कच्चा राशन देने का एक काम हम लोगों ने लखनऊ में 6-7 सेंटर बना रखे थे हमारी पूरी टीम ने। तो सारे सेंटरों से अलग अलग क्षेत्रों से फ़ोन आते थे, और बहुत मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम। हमारे जितने भी नंबर थे सबके सर्कुलेट कर दिए गए थे, तो फ़ोन आते थे, तो उन्हें जिनको ज़रूरत होती थी उन्हें हम कच्चा राशन देते थे। और जितने भी वहाँ राहगीर भाई लोग थे, यहाँ से लेकर आप जितने हाईवे से गुजर रहे थे, यहाँ जितने भी आप देखें, कानपुर से VIP रोड के इधर चले आ जाएंगे, इधर चले जाएंगे आप शहीद पथ की तौर, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे मजदूर भाई लोग थे जो पलायन करके अपने घर की ओर आ रहे थे। तो उन मजदूरों के मध्य में हम लोग पके हुए भोजन को उनके मध्य पहुँचाते थे। तो ये कारवां धीरे 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 ऐसे चलता हुआ। अब वास्तव में अब जब हम बात करते हैं दिहाड़ी किचन की, दिहाड़ी किचन इस समय अब एक ऐसा स्वरूप में स्थापित हो गया है जिसको आसपास के क्षेत्र, यानी कि हम आसपास के जिलों की बात करें, या प्रदेश के बाहर, या देश में, संपूर्ण देश में तो इसे हम नहीं कह सकते कि इतनी तरीके से प्रासंगिक है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के मध्य में जरूर है जो विदेशों से हमें कॉल करते हैं। यदि हम सेकेंड वेव की बात करें, सेकेंड वेव में ये स्थिति थी कि जितने भी मजदूर भाई लोग थे और जितने भी कोविड पेशेंट वगैरह थे वो फंसे हुए थे, वो सारी चीज़ें फंसे हुए थे, तो उनके लिए हमारे पास विदेशों से फ़ोन आते थे। लेकिन अब ये दिहाड़ी किचन एक ऐसा स्वरूप में स्थापित है जिसमें हम लोग, कोई भी जो व्यक्ति, जैसे आप हैं, कोई उत्सव महोत्सव मनाना चाहते हैं तो अपने घर में ना मना के दिहाड़ी मजदूर भाइयों के मध्य में आकर मनाते हैं। तो इसमें एक समय की भोजन की व्यवस्था की जाती है प्रत्येक दिन दिहाड़ी मजदूर भाइयों के लिए, जिनका कोई काम नहीं लगता है। आप जितने भी लेबर चौकों पर जाएंगे उनको देखेंगे कि बहुत सारे मजदूर भाई लोग आते हैं, तो वहाँ पर 1000-1500 मजदूर
बैठे रहते हैं। अब नहरिया चौक, हम बेसिकली हम लोग काम करते हैं आलमबाग और नहरिया क्षेत्र में, तो वहाँ के जितने मजदूर आप देखेंगे तो सुबह देखेंगे हजारों की भीड़ रहेगी, और काम करने कितने जाएंगे, 100, 150, 200, और जैसे 700-800, 400-500 लोग जो मजदूर बच जाते हैं, उनको आप लोगों के सहयोग से, परमेश्वर की कृपा से एक समय की भोजन की व्यवस्था होगा कराते हैं हम लोग। तो ये विचार आपके मन में कहाँ से आया कि मतलब एक बहुत नैतिक विचार है कि एक वक्त का भोजन मजदूरों को देना, तो कैसे एक हम लोग तो नहीं सोच पाते हैं ऐसा, जो देश के युवा हैं आजकल, पैसा कमाना है, नौकरी करनी है और भी चीज़ें करनी है, लेकिन ये जो विचार है ये कैसे पनपा? देखिए कोई भी चीज़ एकाएक नहीं आती है, एक होती है संक्रांति, जिसे बताते हैं गोधिल अवस्था होती है और रात की अवस्था, तो उसके बीच में जो शाम का जो वक्त होता है ना, गोधिल अवस्था, जब सूरज ढलने वाला, तो वो हर चीज़ के, वो रात की पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो हमारी जो पृष्ठभूमि थी, हमने कहा ना जो शादी पार्टियों से खाना लाते तो वो हमारी पृष्ठभूमि थी, तो वो धीरे 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 कारवां बन गई, एक मुहिम बन गई। आज दिहाड़ी किचन के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने कहा आर्थिक दृष्टिकोण, आज के जितने भी लोग हैं वो पैसा पैसा पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आर्थिक दृष्टिकोण से कभी भी कोई व्यक्ति समृद्ध नहीं हो सकता। इसकी एक उदाहरण के तौर पर हम इस तरह देखें कि जब हम छोटे थे तो 5 रुपए हमको मिलते थे, तो भाई बहुत खुश हो जाते थे, 5 रुपए, अरे 5 रुपए में सारी चीज़ें हो जाती। आज हम लोगों को 5 लाख मिले तब भी कोई कम नहीं। उसी तरीके से एक दिहाड़ी मजदूर भाई है अपना, उसको 400 रुपये या 500 के बीच में एक मजदूरी मिलती है एक दिन की, और एक कॉरपोरेट का है जिसे 4 से 5 लाख रुपए पर डे कमा रहा है, उसको 400 रुपये में भी संतुष्टि नहीं है और उसको 5 लाख में भी संतुष्टि नहीं है। तो आप देखिए, आप इस मूल तत्व को समझिए कि पैसा जीवन में कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता है। दे सकता है क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी हैं। आज हमारे पास मान के चलिए आज हमारी तनख्वाह है 60-70 हज़ार, तो हमारी अपेक्षाएं आज भैया ये EMI पे लिया है, वो EMI पे लिया है, वो सारी चीज़ें चल रही, तो धीरे धीरे वो 1.5 लाख के स्लैब में आ गए, 1.5 लाख आ जाएगा, तब फिर हम उसके स्लैब में चले जाएंगे। तो निरंतर ये बनी रहेगी, क्योंकि कोई किसी भी व्यक्ति का इच्छाओं, जब तक इच्छाएं नहीं मरेंगी तब तक व्यक्ति कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पहल की शुरुआत आपको सुख प्रदान करती है, कैसे? निश्चित तौर पर यदि ये आपके, हम नहीं, कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं कि कोई खाना बांटे, कोई कुछ, आप कभी जीवन में करिए, सड़क पे चल रहे हैं, रोड है, सूक्ष्म दृष्टिकोण का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे चलते 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 आपने देखा रास्ते में ईंटा पड़ा है, बहुत सारे गुजर रहे हैं, किसी ने नहीं उठाया, और आपने गाड़ी रोकी, आपने उस ईंटे को उठाकर किनारे रख दिया। केवल इसमें देखिए आपको कितना सुख मिलेगा। आपको मानवेंद्र जी जो सुख की अनुभूति होगी वो किसी और चीज़ में नहीं हो सकती। यानी कि आप छोटी छोटी, जरूरी नहीं आप बड़े कदम उठाइए, आप टॉफ़ी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप कूड़ा मत फेंकिए, वो भी राष्ट्र सेवा है, वो भी राष्ट्र सेवा। आपने चाबी उसको रख लिया दर के, फिर जाके कहीं कूड़ेदान में डाल दिया, वो भी राष्ट्र सेवा है। आपकी एक संस्था है या NGO है, उसका नाम बदलाव है, तो उसे आप कैसे देखते हैं, क्या है बदलाव? बदलाव एक कदम शिक्षा की, इसकी टैगलाइन रख दी थी। ये टैगलाइन इसलिए रख दी थी, बदलाव नाम रखा था, तो जब हम उसका रजिस्ट्रेशन कराने गए तो यार कहें बदलाव के नाम से कोई और संस्था रजिस्टर, तो उसके आगे एक टैगलाइन लगा। उन्होंने कहा एक टैगलाइन, तो उस समय हम शिक्षा का काम केवल ही करते थे, तो हमने एक लाइन लिख दिया, एक कदम शिक्षा की ओर। तो बदलाव, पहले बहुत सारे नाम ढूंढे तो वो आया नहीं, तो हमने बदलाव रख लिया, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो वंचित है, उन्हें मुख्य धारा में लाना है। तो उन मुख्य धारा लाने के लिए एक शब्द अचानक से आया, उसका नाम रखा बदलाव, और वो बदलाव उस समय शिक्षा के लिए काम करते, तो एक कदम शिक्षा की ओर। तो इसका जो विशेष कारण था कि जो भी जितने भी वंचित लोग हैं, जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी परिभाषाएं चेंज हो गई, इसके अर्थ चेंज हो गए। अब बदलाव क्या है, हम समाज में कुछ भी कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, यदि कुछ गलत हो रहा तो उसके प्रति आवाज़ उठाइए। ये भी बदलाव का ही, ये बदलाव है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो कोई चले साथ अपने, वैसा कोई मुझे याद नहीं आ रहा लाइन, तो ये है कि कबीरा खड़ा है बाजार में लिए लुकाटा हाथ, अपने लुकाटा लिया हाथ, जो घर फूके आप ना चलो हमारे साथ। सबसे पहले आप अपने घर से बदलाव लाइए, अपने घर में सारी चीज़ें कहिए कि गलत हो रहा, तब हमारे साथ चलो। तो ये चीज़ें हैं,
मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआत में जो भी चीज़ें बदलाव है, आपको लगता है ये गलत है, आप रीतियों से अलग जा रहे हैं, चीज़ों से, मेरे घर में गलत हो रहा था तो मैंने उसको सही मैंने उसके प्रति आवाज़ उठाई। हमारे गांव में बस वास्तव में आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से, हम लोग भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का पालन नहीं किया जाता था। कोई इस जाति का है, उस जाति का है, तो उसको इसमें खिलाना, उससे खिलाना, तो मैंने इसका विरोध किया, खुल के विरोध किया। हमने कहा नहीं, जो है, जो हम हैं वही है, वो हमारे, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, जिसमें हम खाते हैं वो खाएगा। तो इसका स्वयं से पहले बदलाव लाना पड़ेगा, तब आप बाहर कर सकते हैं। तो पहले आप घर में करिए बदलाव, तब वो कर सकते हैं। तो अभी तक अगर क्या कोई मोटा नंबर आपके पास है कि अभी तक आपने कितनी मील्स सर्व कर दी है, मतलब कितने लोग को आप भोजन दे पाए हैं अभी तक? अब ये आप अनुमान लगा लीजिएगा, ये आंकड़े आप निकाल लीजिएगा, ये काम हमारा नहीं है आंकड़े निकालने का। हमारा काम है जो परमेश्वर ने हमको निर्णय का सेवा करने का। अब प्रत्येक दिन 400 से 500 लोग खाना खाते हैं। और आप कब से कर रहे हैं? और ये मान के चलिए 7-8 वर्ष हो गए, मतलब खाना खिलाते हुए। वैसे पूरी 8-9 वर्ष हो गए पूरी चीज़ों करते हुए, 8-9 वर्ष हो गए खाना वाना खिलाते हुए। तो आप ये सोच लीजिए, इसका आंकड़ा आप निकालिए। आप मैथमेटिक्स के होंगे, हम तो हिंदी साहित्य के आदमी, हमें क्या पता है सारी चीज़ें। हमारी थोड़ी मैथ कमज़ोर है। मेरी भी कमज़ोर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सोमनाथ जी की भाषा को सुनकर इतना चौंकिए नहीं, क्योंकि ये एक कवि भी हैं, इसीलिए उनकी हिंदी इतनी अच्छी है। तो बचपन में जैसे कि हम सबका सपना होता है कि हमें कुछ ये करना है, बड़ा बनना है, या फिर पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है। समाज सेवा कभी आपने सोचा था कि आपके जीवन का हिस्सा बनेगा कभी? समाज सेवा जीवन का हिस्सा बनेगा, ये हम और आप निर्धारित नहीं कर सकते। ये मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आपकी परिस्थितियाँ आपको उस ओर मोड़ देंगी। परमेश्वर हमें और आपके लिए काम निर्धारित कर रखा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मुझसे कोई करवा रहा है। मेरा ऐसा मानना है। मैं बहुत आस्तिक आदमी हूँ, मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मानता हूँ कि मुझसे कोई काम ये करवा रहा है। अब ये कहते हैं कि नहीं भाई ये तो मैं कर रहा, तो वो मैं कोई नहीं है, ये हम है, कोई हम है मेरे अंदर, वो हमसे काम करवा रहा। और बात रही कि इस तरीके के कामों को किस तरीके से बेचैनियाँ उत्पन्न करना, तो मेरा खलीफा बहुत पहले ही कह गया है कि दुखिया सब संसार, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो ये जागरण की प्रवृत्ति कहाँ से स्थापित हुई, परमेश्वर निर्धारित करता है। पता नहीं कैसे, कहाँ से क्या चीज़ें हुई, क्योंकि जब हम बचपन में थे तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार के हम लोग थे, तो कभी ट्यूशन नहीं लिया। हमारे जो आसपास के लोग थे हमें पढ़ाते थे। एक पीसी बिहारी सर थे, पीसी बिहारी सर थे, वो ऐसे बच्चों को पढ़ाते थे जो बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे बच्चे हैं, उनको शिक्षित करते थे। उसमें से एक मैं भी था, और उन्होंने हमको एक बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने हमें स्थापित किया। ऐसे बहुत सारे बच्चों को वहाँ तक पहुँचाया जो एक झोपड़ी से रहकर वहाँ तक पहुँचे, तो वो गया। तो वही एक अनुकरण की भावना कि जो हमारे साथ हुआ है, हमने मेरे साथ किया गया है, वो मैं भी किसी के साथ कर सकूं। तो बस यही एक माध्यम है कि हमको जो मिला है उसको और आगे तक प्रसारित कर सकें, उसको और लोगों तक उसको लाभान्वित कर सकें, कि कोई भी बच्चा ये ना रहे कि शिक्षा से, भूख से वंचित रह सके। जी। तो जैसा कि मैंने अभी लोगों को बताया कि आप एक कवि भी हैं, उस जर्नी के बारे में बताइए, कैसे एक कविताओं से कैसे जुड़ा हुआ आपका? देखिए, कविताओं से जुड़ाव यदि मैं अब सोचता हूँ जी, तो मैं जब रहा हूँगा क्लास 3rd या 4th में, तो 5 रुपए वाली किताब आती थी, शायरी वायरी वाली ना, तो वो 5 रुपए वाली किताब में लेकर आया था। और 5 रुपए वाली, मानवीन जी, वो 5 रुपए वाली किताब में शायरियाँ बहुत रहती थी। तो शायरी को मैं कॉपी में नोट करता था, मतलब कॉपी में नोट करता था और वो धरा था। तब मैं स्वयं नहीं लिखता, सारी चीज़ें नहीं लिखता था। तो ये सब चीज़ें हुई। फिर वो कक्षा 9 या 10 आया, वो तो चली गई। वो एक दौर था 4-5 की, जब मैं सोचता हूँ 4-5 में मैंने शायरी लिखता था, और 5 रुपए वाली किताब से उसको वो दौर चला गया। और कक्षा 9 में था, मैं करीब कक्षा 9 में था, तब मैं उस समय अन्ना का आंदोलन चल रहा था, और अंदर से वो सारी चीज़ें हुई। उस समय एक मेरे भी कान में एक ऑडियो आई थी, मैं नाम उसका नहीं जानता था कि
कि वो कौन व्यक्तित्व है। उसका नाम था डॉक्टर कुमार विश्वास। अच्छा। वो कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। उस कविता ने मेरे अंदर, मतलब क्या नाम था, मुझे कविता के प्रति आकर्षित किया जी। उसके प्रति मुझे मेरी रुचियों को और प्रबुद्ध किया और रोमांचित करने वाला था। उससे पूर्व हम हिंदी के प्रति, मैं कवि होने से पूर्व हिंदी के प्रति हमारी रुचि, हमारे गुरुजी पाठक सर सुरेश पाठक, उन्होंने हम लोग को हिंदी पढ़ाते थे और इतनी आत्ममुग्धता से पढ़ाते थे, इतने रोमांच तरीके से पढ़ाते थे कि वो मन को इस तरीके से सोचता था कि अब इनका पीरियड ना छूटे। हर लोग होता है कि नहीं टीचर भाग जाए, लेकिन इनके पढ़ाते रहे। तो वो पाठक सर से वहाँ से चलते चलते चीज़ें आई। तो कुमार सर का प्रभाव उस टाइम पड़ा और मैं कॉलेज वगैरह में उनकी सारी चीज़ें गाने लगा। धीरे धीरे जब 2013-14-15 का दौर आया, तब मैं स्वरचित लिखने लगा, टूटी फूटी लिखने लगा, सारी चीज़ें लिखने लगा। फिर जब कोई मिल जाता है बड़े लोगों के बीच में, आप जब आसानी तो समझाते नहीं, बेटा ये आप जो लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, इस तरह नहीं, कूड़ा लिख रहे हो, तो उसको दरकिनार किया गया। उसको दरकिनार धीरे धीरे छंद में आ गए, छंद में मुक्तक छंद लिखने लगे, फिर गीत में आ गए, फिर गीत लिखने लगे और अब अभी तक गीत ही लिख रहे हैं। तो मतलब मैं एक सवाल ये भी रहता है कि समाज में हिंदी को कह सकते हैं कि थोड़ा सा अंग्रेजी से कंपैरिजन में हमेशा थोड़ा सा दूसरे स्थान पर रखा जाता है, ऐसा भले लोग माने ना माने, लेकिन ये होता है। सही बात है। तो उसको लेके आपको क्या लगता है, हिंदी साहित्य का या फिर हिंदी भाषा का क्या भविष्य है समाज में? देखिए, वर्तमान में देखा जाए तो हिंदी दुनिया की हमारे ख्याल से ये नंबर 1 भाषा हो गई है। जो मुझे ठीक से आंकड़ों का आइडिया नहीं है, लेकिन हिंदी के बारे में देखा जाए संपूर्ण एक बाजार, जब कोई भाषा बाजार की बन जाती है, जब उस पर बाजार व्यापार आ जाता है, तो भाषा और पल्लवित होती है, वो और विस्तारित होती है। तो इस समय हिंदी की यह है कि उसका साहित्य भी बहुत अच्छा लिखा जा रहा है और उसकी जो बाजार की आवश्यकता है वो भी बहुत अच्छी जा रही है। फिजी में पूरा देख लीजिए, सब हिंदी में बात करते हैं, प्रोफेसर नियुक्त किया जाता है। अमेरिका में भी धीरे धीरे सारी चीज़ व्यवस्थाएं हो रही हैं। और भारत में यदि हम बात करें तो जितनी 22 भाषाओं में यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की स्थिति बेहतर है, बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी है। संपूर्ण भारत में इसे अच्छी तरीके से बोली और समझी जाती है, संपूर्ण भारत में समझी जाती है। भले हम साउथ की बात ना करें, मतलब उस तरीके से ना ले, उधर कन्नड़ में चले जाएं, महाराष्ट्री में चले जाएं, महाराष्ट्र की तरफ चले जाएं, इन भाषाओं में भी अब वहाँ के जितने भी लोग हैं, उधर के लोग कहते हैं, जैसे हम साउथ के चले गए, महाराष्ट्र के लोग चले गए, तो जो हिंदी हम लोग बोलते हैं ना, उधर वो गुलाबी हिंदी कहते हैं गुलाबी हिंदी है। तो हिंदी का प्रभाव बहुत अच्छा है और इसका वर्तमान भी उज्जवल है और भविष्य भी उज्जवल होगा। निश्चित तौर पर आज के दौर में साहित्य को बहुत अच्छे तरीके से जितने भी युवा हैं और हिंदी के प्रति इनका रुझान बहुत अच्छा है। आज आप देखेंगे कि मैं अब देख रहा हूँ, मैं जब मैं शुरुआत में था 2012-13 में, तो हिंदी के प्रति उतनी मेरा रुझान नहीं था, लेकिन आज के बच्चे हिंदी बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, गा रहे हैं, कैसे भी दिए, मतलब वो हमने देखा। आप आजकल तो जमाना रील का, तो हर व्यक्ति में देख रहा हूँ कि भाई, वो मैं जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं देखता हूँ कि वो कोई हिंदी की कविता लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। तो मेरा मानना है कि हिंदी तो वास्तव में मेरी आत्मा है और मेरी माँ है। तो हिंदी का तो वास्तव में अब कोई भी हो, कितनी बड़ी सुंदरी आ जाए, विश्व सुंदरी आ जाए, लेकिन मेरी माँ से सुंदर थोड़ी ना हो सकती है। तो ये सच्चाई है। तो जो युवा कवि हैं, जो कवि बनना चाहते हैं या फिर इस राह पे निकल चुके हैं, उनके लिए साहित्य के तौर पर आप कुछ किताबें रिकमेंड करेंगे कि ये तो पढ़ ही लेना भाई, अगर हिंदी कवि या हिंदी साहित्य की ओर जा रहे हो तो इन किताबों को ज़रूर पढ़ लेना, ऐसी कुछ किताबें आप रिकमेंड करें? देखिए, वो पहली बात, जो भी व्यक्ति लिखता है उसकी पहली बार रुचि क्या होती है। सबले शुरुआत में जो व्यक्ति होता है प्रेम ही लिखता है। प्रेम लिखेगा, प्रेम में ही सारी चीज़ें होंगी, प्रेम 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 करेगा, वो चारों तरफ प्रेम ही करेगा। तो उस शुरुआत में यदि वो कुछ पढ़ना चाहता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई पुराना कुछ पढ़े, अपने जितने समकालीन लोग हैं उनको पढ़िए। उनको आप मतलब ये तो मानना है कि आप छंद मुक्त कविता पढ़ना चाहते हैं तो अरुण कमल को पढ़िए आप। यदि आप गीत में जाना चाहते हैं तो हमारे दौर के ज्ञान प्रकाश ठाकुर है, उनको पढ़िए आप। ठीक है, तो ऐसे जितने भी हैं आपके आसपास, ऐसे बहुत सारे कवि होंगे, गीतकार होंगे, जिनको पढ़ना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि कवियों को आज के दौर में पढ़ना बहुत आवश्यक है।
लेकिन उसके साथ साथ यदि आप किसी चीज़ की पृष्ठभूमि तैयार करना चाहते हैं, किताबों से संबंधित, कविताओं से संबंधित, आपने वो जीवन नहीं जिया है तो आप गोदान पढ़िए। यदि आप भारत की दुर्दशा को देखना चाहते हैं तो तमस पढ़िए। आज के वर्तमान की परिवेश में मैं भी कहता हूँ कि जितने भी युवा हैं वो आज पूरा राम में राम में राम में है, तो मुझे कभी कभी डर लगता है, अंदर से मन डर लगता है कि कोई रिचर्ड आकर मुराद अली के माध्यम से नत्थू से कोई ऐसा कांड ना करवा दे जो भीम साहनी आकर कोई तमश लिख जाए। तो ये दौर है, ये बहुत गंभीरता का दौर है, इसे समझने की आवश्यकता है हमें और आपको समझने की जरूरत है। आजकल युवा जिस देखिए भाव होते हैं, आज समय जो ये युग चल रहा है राममय, एक भक्ति काल था तो उसमें सब आश्रित होकर राम 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 करने लगे थे, ठीक है। फिर उसके बाद रीत का तो राजाओं की आश्रित हो गए थे, तो भातेंद्र युग आया तो फिर उसमें क्या नाम है गद्य का उदरभाव हुआ। तो धीरे धीरे दौर आता है, ये दौर है राम का है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ों का गौर, छोटी सी वो लाइन को बचाए रखना है हमें और आपको कि आने वाले जो भी जितने भी कवि हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हम जैसे समकालीन लोग हैं, उनको इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो ये थे सोमनाथ कश्यप जी। ऐसे ही समाज के नायकों से गांव पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाते रहेंगे। आज गांव पॉडकास्ट में बस इतना ही। नमस्कार।